हाय। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हम लोगों ने देखा था और वो प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा था। तो हम लोगों ने कहा था कि मैंने कहा था हम लोगों ने नहीं मैंने कहा था कि फॉर्मूला याद नहीं करना है, इसका कॉन्सेप्ट, इसका मैकेनिज़्म आपको याद रखना है। तो उसी पे अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक आपके पास प्लेन है, ठीक, और ये प्लेन है ना 3 पॉइंट से पास कर रहा है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट है ए, बी और मान लेते हैं एक पॉइंट है सी। 3 पॉइंट से पास कर रहा है। मान लेते हैं कि कुछ पॉइंट ऐसा है 1,1,2, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं कि पॉइंट बी जो है ना वो 3,4,5 और पॉइंट सी है ना वो 6, समथिंग कॉल्ड 0,0। इस तरीके के कोई 3 पॉइंट है और इन तीनों पॉइंट से कौन पास कर रहा है? प्लेन पास कर रहा है। 3 पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है। तो हमें पता करना है कि इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए कितने चीज़ चाहिए। आपको मैंने बताया था किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास 2 चीज़ रिक्वायर्ड होता है। क्या क्या? कि उस प्लेन के उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल जाना चाहिए और वो प्लेन कम से कम एक पॉइंट से तो पास करना चाहिए, है ना। आई मीन अगर किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो आपको एक पॉइंट चाहिए और उसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो हमारे पास तो यहाँ 3 पॉइंट है। हमें बस क्या पता करना है? वेक्टर पता करना है हमें, नॉर्मल या हमें परपेंडिकुलर पता करना है इस प्लेन के। तो उसके लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम लोगों ने पहले ए बी वैक्टर हम लोग निकालेंगे। ए बी वैक्टर बताओ कितना होगा। तो ए बी वैक्टर का मतलब हो गया बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए बी वैक्टर कितना आ जाएगा 3 - 1 2 आई कैप प्लस 4 - 1 3 जे कैप प्लस 5 - 2 3 के कैप। ये हमारे पास है ए बी वैक्टर। ऐसे ही हम लोग बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं। तो बी सी वैक्टर कितना आ जाएगा 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 आई कैप 0 - 4 -4 जे कैप और 0 - 5 -5 के कैप। तो ये हमारे पास हो गया है ए बी वैक्टर। और ये हमारे पास है, एक मिनट, ये है हमारे पास ए बी वैक्टर और ये है हमारे पास बी सी वैक्टर। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि इसका क्या कर लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। ए बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर भी पता है, बी सी वैक्टर भी पता है। तो आई कैप जे कैप के कैप, ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना। ए बी वैक्टर का है 2 3, यहाँ पे भी है 3 और ऐसी 3 -4 -5। इसको थोड़ा सा हम ब्रेक ब्रेक करें तो आई कैप कितना हो जाएगा 3 इंटू -5 -15 और यहाँ पे -12। तो -15 + 12, तो -15 + 12 कितना -3। ये हो गया -3 आई कैप। ऐसे ही माइनस जे कैप, फिर इसको 2 इंटू -5 -10 और 3 इंटू 3 9 -10 -9 -19। आई एम राइट। तो ये हो गया +19 जे कैप। फिर ऐसे के कैप को हमने छोड़ा तो 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू 3 9, तो -8 -9 कितना -17। ये हो गया -17 के कैप। ये हमारा नॉर्मल निकल के तैयार हो गया। आई थिंक कि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है और आपका ये एन वेक्टर आई मीन की नॉर्मल आपको निकल के आ गया। कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट हम ले लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा प्लेन का, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज, क्या था, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। यही प्लेन का इक्वेशन था। सो विच इंप्लाइज दैट आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर अभी हम लोगों ने निकाला 3 आई कैप प्लस 19 जे कैप -17 के कैप इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर काम कौन करेगा, 1 आई कैप 1 जे कैप 2 के कैप और डॉट लेना है इन के साथ। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं -3 + 19 और ये हो जाएगा -34। थोड़ा सा बस हम मैनिपुलेट करेंगे, आर वेक्टर डॉट
माइनस 3i कैप प्लस 19j कैप माइनस 17k कैप, 9 -3 -34 -37 -37 प्लस 19 कितना हो जाएगा, -37 प्लस 9 कितना है, -37 प्लस 19। तो यहाँ पे आई थिंक कितना आने वाला है हमारा आंसर। सो आर वेक्टर डॉट -3 कैप या -37 प्लस 19, अगर हम डायरेक्ट लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 और यहाँ 9, तो आई थिंक 8 इधर बच रहा है ना, और ये हो गया आपका 2 1, तो ये -18, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -18। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हटा करके हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे कि -18 आएगा, है ना। और ये माइनस अगर हम इधर दे दें तो हमारे पास अच्छा सा आंसर दिख रहा होगा। माइनस अगर इधर हम दे दें तो हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस है माइनस हमने इधर भेजा तो हो गया -19j कैप, माइनस था ये प्लस हो गया 17k कैप इज इक्वल टू कितना आ गया 80। ये हमारे पास क्या होगा, इस प्लेन का इक्वेशन हो गया, है ना। तो आप देखेंगे कि थ्योरी भले ही बड़ा था लेकिन अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, तो देखिए कितना आसानी से ये बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से करके हम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके आगे छोटा सा बात है वो हम पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, कि दो प्लेन के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं। तो इसको हम मिटा लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, कि दो प्लेन के बीच में एंगल हम कैसे निकालेंगे। तो पहला चीज तो आपको समझना चाहिए कि जो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है ना, वो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है ना, वो उतना ही एंगल होता है जितना उन दोनों प्लेन के ऊपर का जो नॉर्मल होता है ना उनके बीच का एंगल होता है। इसका मतलब ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज, ये छोटा सा हमारा पॉइंट है कि जो दो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वो सेम होता है, सेम एज किसके, एज देयर नॉर्मल्स, उनके नॉर्मल्स के एंगल के क्या होता है ना, इज सेम एज देयर, है ना, ये इज सेम एज देयर नॉर्मल्स। ठीक है, कि जो दो प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो नॉर्मल के बीच के एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब हम एक बार इसका फॉर्मूला देखते हैं, मतलब हम फॉर्मूला देखते हैं कि क्या क्या होता है फॉर्मूला। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास है प्लेन, तो 1 मिनट हमें थोड़ा सा ड्राइंग बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारे पास है प्लेन, तो मान लेते कि ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन का नाम दे देते हैं ना, मान लेते ये पाई 1 प्लेन है, और ऐसे इस प्लेन का हम नाम दे देते हैं कि इस प्लेन का नाम है पाई 2 प्लेन, है ना, नाम है बस पाई 1 पाई 2 नाम है। और मान लेते हैं इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो पाई 2 प्लेन है ना, इस पाई 2 प्लेन पर का जो नॉर्मल है कुछ ऐसे होगा, ये पाई 2 प्लेन पर का जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये पाई 2 प्लेन पर का जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसे है। मान लेते हैं उसका मान लेते हैं जो पाई 2 प्लेन के ऊपर का जो नॉर्मल है उसका नाम है n2 वेक्टर। ठीक है, इसका नाम है n2 वेक्टर। और ऐसी इस प्लेन पर का मान लेते हैं नॉर्मल, तो मान लेते हैं कि इस प्लेन पर का नॉर्मल कुछ ऐसे है। ठीक है, इस प्लेन पर का जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसा है n1 वेक्टर।
तो जो पाई1 प्लेन पर का जो नॉर्मल है उसको हमने क्या कहा, n1 वेक्टर। तो अब आप देखो ये एंगल है, थीटा एंगल बन रहा है, तो ये कितना होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि कोई इंक्लाइंड प्लेन होता है, जैसे कि ये अगर आपका इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे अगर कोई बॉक्स रखा होता है, आपको याद होगा कि अगर ये थीटा होता है तो ये आपका हो गया कुछ नॉर्मल हो गया, है ना। और ये आपको याद है कि ये mg लगता है, तो ये नॉर्मल ये वाला कुछ ऐसा हो गया, ये थीटा है तो ये थीटा होता था, याद करो। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये इंक्लाइंड है ना, ये कुछ ऐसा, ये n1 वेक्टर हो गया, n2 वेक्टर हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है। और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं कि ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो तुमको ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये थीटा हो जाएगा। ऐसे भी आप देख करके कर सकते हैं। तो अब देखो ये n1 ये थीटा है तो ये इनके बीच का भी एंगल कितना, थीटा बाई द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब ये मतलब हो गया कि ये n1 वेक्टर हो गया, है ना। इसका मतलब अगर इसको हम चेक करें, ये हमारा n1 वेक्टर है और ये आपका कौन सा है, n2 वेक्टर है। और n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और आपको पता है दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, बाय द डॉट प्रोडक्ट। तो चलो बताओ, हम बता सकते हैं कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर और क्या, cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा का क्या फॉर्मूला आया, cos थीटा का फॉर्मूला आ गया यहाँ से n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर। दिख रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो थीटा हमारे पास आ गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ n2 वेक्टर। ये हमारा हो गया दो प्लेन के बीच का एंगल जो है वो हम ऐसे निकालेंगे, और ये फॉर्मूला आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ दो बातें, कौन सी बात है कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कि अगर ये दोनों प्लेन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इफ हमारा नोट नंबर 1 कि इफ पाई1 प्लेन और पाई2 प्लेन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, देन जो हमारा थीटा है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और हमें पता है कि cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। तो cos 90 डिग्री 0 कब होगा, जब n1 वेक्टर और n2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी दोनों प्लेन है, उन दोनों प्लेन के ऊपर का जो नॉर्मल है, उन नॉर्मल का अगर डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों प्लेन कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे होते, मान लो n1 वेक्टर को कह रहे होते, मान लो कि n1 वेक्टर को कह रहे होते L1 आई कैप, या L1 नहीं अच्छा लगता तो मान लो A1 अगर हम यहाँ लिख दें, n1 वेक्टर को अगर हम कह रहे होते, अगर हम कार्टेशियन में बात करते हैं, कहते n1 वेक्टर A1 आई कैप है, A2 जे कैप है, A3 के कैप है। और अगर हम n2 वेक्टर को लिख रहे होते, A2 आई कैप है ना, यहाँ पे A1 लिखा गया, A1 B1 C ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, A1 B1 C1। और ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे कैप है, C2 के कैप है। और अगर मान लो ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो इसका डॉट प्रोडक्ट बहुत आसानी से लिख सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में भी याद हम रख सकते हैं इसको। तो इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग कंडीशन, इसको हम कहेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। इसको हम कहेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को,
और इसको शेयर करेंगे।